नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और इस वीकली शो में हम लोग बातचीत करते हैं सुनील सुब्रमण्यम सर से। और लास्ट वीक क्या क्या हुआ, उसके बिना पर आगे क्या हो सकता है और क्या क्या बड़ी घटनाएं हैं जिस पे हमें ट्रैक करना चाहिए, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और सुनील सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पहले बताऊं, इससे पहले कि हम लोग शो शुरू करें, कि लास्ट वीक जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो सुनील सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, एकदम शायद मार्केट में किसी की नजर नहीं गई होगी, कि सरकारी बैंकों पे नजर रखिए। उसको उन्होंने डिराइव करके बता दी क्यों रखना चाहिए नजर। और आप इस हफ्ते का पीएसयू बैंक का इंडेक्स देख लीजिए, निफ्टी का लगभग 3%, 2.9% प्रिसाइसली ऊपर है। पीएसयू स्टॉक्स में तेजी थी। तो ये जिसको एकदम शार्प जो है नजर लगाई, और एकदम सही सटीक उनका था, इसलिए ये शो बहुत लोग पसंद करते हैं। तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करिए अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो। और चलते हैं सुनील सर के पास। सुनील सर, क्या माहौल था लास्ट वीक? तो बहुत सारी खबरें थी। वेल, लास्ट वीक का माहौल मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट माहौल था ट्रम्प के बदलाव का कंटिन्यूटी, हम्म। जो कल रात तक। और एक चिट्ठी उन्होंने लिखा है नेटो को, बाद में डिस्कस करते हैं। मगर मेरे ख्याल में वो बहुत एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था, क्योंकि मुझे वो फिर एफआईआई की जो सेलिंग की इंटेंसिटी है वो जरूर कम हो गई है, और एक और दो दिन में पॉजिटिव भी थे। तो जरूर इसका भी मैं कुछ संबंध देखता हूँ उधर, कि वो, और वो उसको मैं क्यों डिस्कस करता हूँ उसके बाद में। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज। सेकंड चीज जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगी, कि जो कॉरपोरेट इंडिया ने इंश्योरेंस को छोड़िए, उसके अलावा समर्थन जो दिया इस जीएसटी के रेट कट की, जो प्रोग्राम ने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अक्रॉस द बोर्ड, आप देखें तो राइट फ्रॉम ऑटो कंपनी से लेकर एफएमसीजी कंपनी सब दाम घटाने की बात कर रहे हैं। तो ये माने एक जो समर्थन कॉर्पोरेट इंडिया से मिल रहा है, यानी कि ये डेफिनेटली जोर लगेगा इस फेस्टिवल सीजन में। तो मेरी उम्मीद है कि फेस्टिवल सीजन की नंबर अच्छी आएगी। वो थोड़ी बढ़ गई है, कि ऐसा नहीं कि कोई कॉर्पोरेट सोच रहा है कि मेरी मार्जिन को मैं प्रोटेक्ट कर बैठूं इस जीएसटी के कट के जरिए। वो नहीं दिख रहा है। इंश्योरेंस की बात अलग है, क्योंकि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी चली गई है, और वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हैं कि कुछ राहत दे। तो वो शायद उधर नेगोशिएशन चल रहा है। मगर उसके अलावा मेरे को सभी सेक्टर्स में से बहुत पॉजिटिव जो फीडबैक है, वो स्टॉक मार्केट के लिए खबर अच्छी है मेरे मन में। वो एक चीज मैं मानता हूँ। सेकंड, उन्होंने ये भी किसी ने लिया है कि सितंबर 22 के बाद जो पोस्टपोन करने की एक थॉट प्रोसेस होगी अपने कंज्यूमर्स में, उसको भी वो कुछ डिस्काउंट करके आगे करवाने की कोशिश तो कर रहे हैं। सक्सेस फेलियर बात अलग है, मगर एक अप्रोच कि इस फेस्टिवल सीजन का जो मौका हाथ में आया है, उस मौके पे छक्का लगाना है, ये सोचकर वो कर रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। सर, मौके पे चौका लगाने की जो बात आपने की, तो आज इंडिया में इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हाँ, फुल पेज ऐड दिया है, दोनों साइड मिला के। और बाकायदा उन्होंने प्राइस तक लिख दिए हैं प्रोडक्ट की, कि कौन सा मेरे पास ही अखबार रखा हुआ, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये देखिए, ये अखबार है, और इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको व्हाट इज गुड फॉर इंडिया इज गुड फॉर HUL। ठीक है। अब इसके पेज के आप इस साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस के क्या क्या प्राइस कट हुए हैं वो भी इन्होंने लिख दिया है, प्रोडक्ट वाइज कंपेयर करके कि क्या प्रोडक्ट है, किस पे कितना दाम है। तो आप सोचिए, जो आपने भी कहा ना, कॉर्पोरेट इंडिया बिल्कुल और बाकायदा एक्सचेंजेस को नोटिस देके बता रहे हैं कि हम 22 हाँ, तारीख से लागू कर देंगे ये। सो एक जिसको तो जबरदस्त माहौल बन चुका है जीएसटी को लेकर। लेकिन आज हम जो सवाल पूछने वाले हैं सर से, वो आपको पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि हमारे मन में क्या सवाल है, जो हम सर से डिस्कस करेंगे। वो सवाल ये है कि निफ्टी 25,000 के ऊपर, तो क्या एक नई तेजी, न्यू हाई की तरफ हम पहुंचेंगे? ये अवश्यंभावी लग रहा है क्या? दूसरा सवाल है कि इन्फोसिस ने एक बड़ा बाईबैक किया, 18,000 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे। तो क्या बाकी दूसरी कंपनियों में भी ऐसा माहौल बनेगा? और ये एक ट्रेंड आईटी के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी सर को क्रेडिट जाता है। अब रीजन कुछ भी हो, लेकिन आईटी स्टॉक चले, और सर ने कहा था कि खरीदो खरीदो खरीदो। तो जिसने भी आईटी खरीदा, पैसा बना। पीएसयू बैंक में बना, आईटी में बना। तीसरा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि सर से कि अब नया सेक्टर क्या देखें।
और एक चौथा क्वेश्चन है, जो एक विजडम ट्री नाम का हेज फंड है जिसने एक ईटीएफ शुरू किया, एशिया डिफेंस ईटीएफ, जिसमें उन्होंने मॉडल बनाया है। उसमें दो देशों का एलोकेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया का और साउथ कोरिया का। तो डिफेंस को लेकर के भी काफी हरकतें हैं। तो सर आप बताइए, पहला सवाल अब मार्केट का, आप बताइए क्या होगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये 25,000 के ऊपर टिकेगा, मगर ये न्यू हाई की जो बात कर रहे हैं वो मुझे थोड़ी डाउट, माने क्या न्यू हाई माने आप 25,000 के ऊपर रहेगी वो तो ठीक है, मगर न्यू हाई बनाने के लिए एक एफआई की जबरदस्त वापसी की जरूरत है। और मुझे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं इस स्लाइड में कि पिछले हफ्ते आपने देखा कि बस 2 ही दिन यानी 8 को और 11 को उनकी सेलिंग थोड़ी हाई थी। वैसे तो उसके अलावा 2 दिन में पॉजिटिव थे और एक दिन नेगेटिव भी 115 करोड़, बहुत कम था। तो जरूर एक रुझान की बदलाव दिख रही है मुझे। और जैसे हम बाद में बात करेंगे, मिस्टर ट्रम्प की कल एक जो उन्होंने लेटर लिखा है, अभी ट्वीट नहीं है, ये पूरा लेटर है, उससे भी मुझे लगता है कि एफआईसी की रुख इंडिया की ओर और थोड़ी बदल सकती है। मगर ये इंपॉर्टेंट है निफ्टी के न्यू हाई में पहुंचने में। ओके, वो चीज हमें याद रखने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि मार्केट में ये जो कॉर्पोरेट का समर्थन की बात किया मैंने, जरूर उसका ईपीएस के ऊपर थोड़ा नेगेटिव असर होगा। तो मगर मैं मानता हूं कि मार्केट उसको इग्नोर करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये नोन फीचर है कि ये डिस्काउंट पास ऑन कर रहे हैं। मगर मार्केट माहौल पर ध्यान देगी और इस क्वार्टर के ईपीएस के नंबर पे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट भी उसको थोड़ा इग्नोर करेगी। यानी आपको वैल्यूएशंस और भी महंगी हो सकते हैं, मगर मार्केट जरूर मुझे इस लेवल के ऊपर टिकते हुए दिख रही है, वही मेरा मानना है। क्योंकि आई थिंक द ओवरऑल माहौल की बात करें तो मैंने देखा कि कुछ डेटा आया था कि म्यूचुअल फंड की कैश बैलेंसेस अभी कुछ मनी मंथ लो पे है। मगर वो एक तो हमने ही बात किया था कि सेक्टर रोटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपना कैश को ज्यादा इस्तेमाल किया पिछले 4-5 महीनों में। बट फिर भी मैं देखा तो एक्चुअल आंकड़े एंड ऑफ अगस्त के थे 6.8%। तो 7.6% से 6.8% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कैश बैलेंस घटा है। तो 6.8 में भी मुझे कुशन दिख रहा है कि 5% एक नॉर्म रखते हैं एज अ फंड हाउसेस जनरली। तो और भी 1.8% का एक जो एक्सेस कैश अब कैसे कितने सही तरह से डिप्लॉय करने के लिए है उनके पास। और दूसरी बात है कि इस मंथ के फ्लोस भी मैंने देखा कि थोड़े हेडलाइंस थे कि अरे यार वापस 43,000 से वापस 33,000 में गिर गया फ्लोस। मगर आप देखें तो एक्चुअली हाइब्रिड और ईटीएफ वो सब जोड़ेंगे तो करीबन 45,000 करोड़ एडिशनल कैश अगस्त में मिला है फंड मैनेजर्स को। तो ऐसी नहीं कि कोई पैसों की कमी है, तो उनको जो भी पसंदीदा सेक्टर्स है उसको खरीदने लायक पैसा उनके पास है। तो मेरा मानना है कि सेक्टर रोटेशन बात अभी भी चलेगी, क्योंकि कुछ खरीदना है तो कुछ बेचना है, ये रियलिटी की बात है। इट्स नॉट दैट वो एक सेक्टर में एकदम नेगेटिव हो गए तो इसलिए, क्या है कि एक सेक्टर में बहुत पॉजिटिव हो गए हैं तो इसलिए उन्हें कभी ये ढूंढना पड़ता है कैश कहां से मैं उठाऊं, और तो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता है, बस वही चीज है। तो सेक्टोरली आपने बात की सर, तो ये देखिए आपके सामने पूरे मार्केट का सेक्टर वाइज क्या है और ब्रॉड इंडेक्स क्या थे। तो बाकी सारे इंडेक्स तो थे मिड कैप में थोड़ी सी ज्यादा, कह सकते हैं आप 2% के करीब। लेकिन डिफेंस सेक्टर 7%, आईटी 4%, पीएसयू बैंक जिसकी हमने जिक्र किया था, आपने बोला था 2.9%, पब्लिक सेक्टर की जो बाकी कंपनी है वो भी 2.25%, और निफ्टी ऑटो में अभी भी रफ्तार बनी हुई है। तो ब्रॉडर जो अगर आप देखें तो कहीं कोई ऐसी निराशा नहीं। मैं ढूंढ रहा था कि लूजर वाले कोई सेक्टर ढूंढूं, तो मुझे कोई ढंग का सेक्टर लूजर में मिला नहीं, तो इसलिए फिर वो लूजर रखना मुश्किल था। तो क्या सर ये मानना चाहिए कि एक बिग पिक्चर में अभी बाइंग आ गई है, लेकिन चूंकि एकदम मार्केट 25,000 के ऊपर चला गया, जैसे आप कह रहे हैं न्यू हाई, थोड़ा सा मतलब एकदम से सोचना थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा ही सोच लिया कुछ, तो वो एक प्रेशर रह सकता है, अगला हफ्ता बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकता है क्या? नहीं, मैं वो नहीं, अब से कि ये वाले हफ्ते जो सामने आ रही है उसमें मिस्टर ट्रम्प की ट्वीट की बात एक है, मगर उसके अलावा सब न्यूज अभी ऑलरेडी है।
आई थिंक फ्रेश कुछ खबर शायद 15th को फेड का रेट कट है ना, 17th को सर, 17th को फेड का रेट कट है, तो वो इस हफ्ते में आ जाएगी। तो वो एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 85% मार्केट ने 25 बिप्स तो फैक्टर कर लिया है, मगर एक सरप्राइज 50 बिप्स रेट कट आता है तो डेफिनेटली एक रिस्क ऑन टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट पैसा बढ़ेगा, तो एफआईएस का रुझान में बदलाव आ सकता है। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट हमें याद रखना है। उसके अलावा मुझे, क्योंकि सितंबर 22 को नवरात्रि की डेट से ये शुरू होती है सेल्स, अपना जीएसटी का कट, तो वो एंड ऑफ नेक्स्ट वीक के बाद ही है ना, 22 अगले हफ्ते में आ जाता है। तो कुछ खास ट्रिगर्स नहीं है, जस्ट एक कंटिन्यूएंस ऑफ द सेम थिंग मैं कहूंगा। और मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत सेक्टर रोटेशन, प्रॉफिट बुकिंग ये चलेगी, क्योंकि जैसे आप अभी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इन्फोसिस की बात, क्योंकि आईटी की स्टॉक की रैली, तो आईटी की स्टॉक की रैली में हवा अदर देन इन्फोसिस भी आने का कारण है रुपी का डिवैल्यूएशन। वो एक, क्योंकि रुपी थोड़ी वीक हुई थी इस वीक, और आने वाले दिन में टैरिफ को काउंटर करने में डिवैल्यूएशन एक अस्त्र या कुछ कह सकते हैं गवर्नमेंट के हाथ में, तो शायद वो मैं अगले हफ्ते नहीं बट इन द शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ कि 90 पार हो सकती है रुपया। अब वो खबर जनरली नेगेटिव देखा जाता है, मगर आईटी सेक्टर के लिए खासकर वो एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द टैरिफ प्लेस आउट, क्योंकि क्या है कि अगर एफआई की सेलिंग भी कम होगी तो आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर कम होगा उतना डॉलर खरीदने, इन अपना इन एफआईएस, आउटगोइंग एफआईएस को देना पड़ेगा ना डॉलर, तो राइट वो वाली बात है। मगर आईटी के लिए वो एक क्लियर है। सेकंड, रेट कट की बात करेंगे हम, तो शायद उधर बीएफएसआई सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा यूएस में, तो थोड़ी बहुत आईटी बाइंग बीएफएसआई सेक्टर से पॉजिटिव आउटलुक आ सकती है। ये सब देखने वाली चीज है। बट लास्ट वीक का रैली तो लार्जली वो इन्फोसिस के अनाउंसमेंट के साथ ही वो रैली सभी स्टॉक्स में हुए थे, क्योंकि सभी का कैश बैलेंस बहुत स्ट्रांग है, तो शायद वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाकी कंपनियां भी इन्फोसिस के लीड को फॉलो करेगी। ये एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, बट हम कुछ गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इन्फोसिस के हाथ में 45,000 करोड़ कैश है, उसमें 18,000 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कुछ एक्विजिशन कुछ करना है तो उनके पास एडिक्वेट पैसा है। जनरली बायबैक का सीन होता है कि अगर कंपनी फील करती है कि एक हमारे बिजनेस में हमें फ्यूचर नहीं है, तो पैसा में रख के क्या वापस दे देंगे, वो एक सोच होती है नॉर्मली। सेकंड होती है कि अगर उनको लग रहा है कि स्टॉक प्राइस बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है, whereas they have a belief in the company, तो बायबैक वो एक रूट होता है कराने के लिए। और तीसरी बात यह है कि जनरली एक सेंटिमेंट को इंप्रूव कराने के लिए वो करते हैं, राइट, डिपेंड्स। अभी इन्फोसिस में क्या है कि कोई प्रमोटर खास करके बड़ा शेयर होल्डर नहीं है, इट्स फेयरली वाइड स्प्रेड। आप देखें तो एफआई की होल्डिंग भी ज्यादा है इसमें है, तो इसलिए मेरा मानना है कि वो शायद ये शेयर प्राइस की जो गिरावट में उनको लग रहा है कि ये एक तरह का उनका एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपनी कंपनी में ही। बायबैक वही होता है ना। राइट। अच्छा सर, ये जो हम लोग अभी ट्रम्प का ट्वीट भी डिस्कस करेंगे, जो लेटर लिखा उन्होंने एक्चुअली, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सोच रहा हूँ डिफेंस वाला डिस्कस कर लें। डिफेंस का इंडेक्स लास्ट वीक जबरदस्त चला, निफ्टी डिफेंस में हम लोग अगर देखें तो 7% की तेजी थी उसमें। अब इसका विजडम ट्री से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, अभी तो उन्होंने मॉडल बनाया ही है, लेकिन जिस तरह का माहौल डिफेंस में दिख रहा है और ये विदेशी फंड भी इस तरह सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इतना प्रॉमिसिंग सेक्टर बनेगा आगे जाते हुए? नहीं, जरूर मेरी आउटलुक ऑन डिफेंस बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं आत्मनिर्भरता का सक्सेस डिफेंस में है, और ये आत्मनिर्भरता जो ड्रोन्स और यूएवीज उसमें ना ही इंडो पार्क में हमारी काम आई, मगर ब्राजील बहुत से देशों ने हमसे ऑर्डर प्लेस किए हैं। और सेकंड, अभी ट्रम्प की कार्रवाई के कारण यूरोप में भी सभी देशों अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहे हैं और सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर दिस ऑन द न्यू एज बहुत अच्छी आउटलुक है उसकी। और गवर्नमेंट ने भी खुद खास करके बड़ा ऑर्डर रिलीज किया है
PSU डिफेंस के लिए इस पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा जो आपके कहने के विपरीत है। आपने कहा कि ये विजडम ट्री का लॉन्च होना और डिफेंस की प्राइस में बढ़ने का संबंध नहीं है। मैं कहता हूं कि पूरा संबंध है, क्योंकि यही होता है मार्केट ऑपरेटर्स का काम। जब उनको पता होता है कि विजडम ट्री आएगी तो उसके पहले वो जाके उन स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है, मेरा मानना है। राइट। सोच लीजिए ना, मैं शॉर्ट टर्म ऑपरेटर हूं, मुझे पता है कि एक महीने बाद ये आने वाला है, तो मैं अभी खरीद के रखूंगा और तब बेचूंगा। राइट? तो ये परफेक्ट ऑपरेटर का काम है। तो मेरा मानना है कि वो एक मेजर रीजन है इसके। बिल्कुल पॉइंट टेकन। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प करता है और आगे की सोचता है। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों ने पहले ही कहा कि अच्छा आने वाले हो ना, तो पहले ही बता देता हूँ मैं तुम्हें कि महंगा खरीदना पड़ेगा। और एक भी बात होती है, एज अ फंड मैनेजर मैं कहता हूँ ना, जो कभी कभी हम करते थे, ठीक है, विजडम ट्री का कोई और फंड होगा, उसको पता है कि मैं एशिया डिफेंस फंड लॉन्च कर रहा हूं, तो वो उस फंड में पहले जाके वो डिफेंस स्टॉक को खरीद के रखता है, लेटर वो ट्रांसफर कर लेगा अपने फंड को। क्योंकि उसको पता है कि मैं लॉन्च कर रहा हूं, आने वाला है ना, तो एक पार्किंग लॉट की तरह मैं खरीद के रख लूंगा ना। यस यस यस, तो बिल्कुल वो सही। भी अपने आप से वो काम करेंगे ना। देखिए, तो जनरली इंडिया में अंदर ऐसा कोई करता है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। मगर बाहर वाला करता है तो क्या उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, वो समझदारी से कर रहा है अपना जो एलोकेशन। और ये क्या होता है ना, देखिए, सपोज उसने और एक फंड में खरीदा, एक मिनट मेरे सोच लीजिए बात। अब वही इन्वेस्टर्स को जाके वो क्रॉस सेल कर रहा है इस नए ऑफरिंग को। तो उन्हीं इन्वेस्टर्स के पैसे से ये खरीद रहा है और उनको ही बता रहा है कि मैं इसमें खरीद रहा हूं, ये पोटेंशियल है, और बाद में इसको मैं नए फंड में ऐसे ही ट्रांसफर करूंगा। तो प्रॉफिट नेचुरली वो उस दिन की प्राइस में इसको ट्रांसफर करना है ना, तो नेचुरली उनका पहले ही मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूं आपके एग्जिस्टिंग फंड में, और बाकी प्रॉफिट बाद में नए फंड में आ जाएगी। तो ये एक स्मार्ट वे ऑफ गेटिंग एलोकेशन फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो सकता है। तो ये सब होती है फंड मैनेजर, वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी। वाओ। तो हमने बात कर ली आईटी की, और हमने बात कर ली ब्रॉडर मार्केट की, और हमने डिफेंस की बात कर ली। सर, एक क्वेश्चन मेरा था कि जैसे पिछली बार आपने, मतलब पिछली बार जो इतना सटीक पड़ा बैंक वाला, सरकारी बैंकों वाला, आईटी वाला भी देखिए एकदम सही पड़ा। हम लोगों ने 3-4 हफ्ते लगातार कहा कि आईटी में रखो, और जिसने भी आईटी रखा होगा पैसे बने होंगे उसके। तो नेक्स्ट वीक के लिए कोई सेक्टर है आपके रडार पे क्या? ये सिन स्टॉक्स वाले सेक्टर, सिन स्टॉक, ओके। यहाँ पे 40% की जीएसटी लग रही है। मैंने पिछली बार भी शायद डिस्कस किया था कि ये प्राइस इनेलास्टिक सेक्टर है, तो इसमें जो भी करेक्शन होता है वो खरीदने का टाइम होता है, और मार्केट ये रियलाइज करेगी। क्योंकि कोई भी देखे सिगरेट दाम बढ़ गई तो मैं सिगरेट तो कम नहीं करूंगा, दारू का प्राइस बढ़ गया मैं दारू कम थोड़ी पीने वाला हूँ, लंबोर्गिनी कार का प्राइस बढ़ गया तो थोड़ी मैं इसके कारण जाके लंबोर्गिनी कार नहीं खरीदूंगा। क्या है कि मेरा कैश फ्लो ज्यादा उसमें जाएगा, बस मेरी ईएमआई ज्यादा बढ़ेगी, बट फिर भी वो जो खरीदने वाला है खरीदना होगा। और इनफैक्ट सिन स्टॉक्स इनके नाम देने के कारण ही तो एक तो कहते हैं ना जेलसी फैक्टर, अरे इसका 40% टैक्स लग गया फिर भी ये खरीद रहा है, उतना पैसा है क्या उसके पास। ये एक प्राइड वाली फैक्टर होती है, एक एक्सक्लूसिविटी वाली फैक्टर। तो बड़े बड़े क्लब्स में मेंबरशिप के लिए आप इतना पैसा देते हो क्यों? क्योंकि वो मेंबरशिप ही एक एक्सक्लूसिविटी का कार्ड है ना। तो वैसे ये महंगी चीज के ऊपर जो अमीर लोग हैं वो खरीद के दिखाना चाहते हैं कि भैया मेरे पास उतना है पैसा, मेरी औकात ऐसी है। तो ये सिन स्टॉक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसके कारण जो भी एक इनिशियल मार्केट में रिएक्शन है, मैं कभी ना कभी उसको बदलते हुए देख रहा हूं, जो भी रियलाइज करेंगे ये चीज। तो अगले हफ्ते होगा या उसके बाद में होगा पता नहीं मुझे, मगर जरूर मेरा ख्याल है कि ये मैंने वर्षों से देखा है इसका कि
ये सब प्राइस इनएलास्टिक है, जितना भी दाम बढ़ा दो इनका घटता कोई नहीं है, फर्क एट द सेम टाइम इनके दाम घटने पर ज्यादा खरीदारी नहीं होती है, कंप्लीटली इनएलास्टिक नहीं। ये बात होती सही है। है। करेक्ट, ऐसा ये नहीं बात तो सही है। या तो मैं एक और सिगरेट पी लो, वो नहीं है भैया। तो ये इसीलिए मेरा मानना है कि ऐसी खबर में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। शायद अगले हफ्ते वो आपको दिखेगी, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता हूँ, मगर आप सब राइट, अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको मिल गई है एक कुंजी, ताला खोलिए उससे कि सिन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, और बहुत सारे स्टॉक है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं सिन वाले क्या हैं। और अब बात करते हैं ट्रंप के उस लेटर की जो उन्होंने लिखा है। ये ट्रुथ सोशल पे आ भी गया था, उन्होंने डाला भी है। सर, ये लेटर का लब्बो लुआब ये है कि उन्होंने ये नेटो से कह दिया कि भाई सब मेरा ही जिम्मा थोड़ी है, तुम लोग भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे। नहीं नहीं, देखिए वो टॉप लाइन है, हम्म। मगर बॉटम लाइन क्या है, इंडिया का हम्म। कोई जिक्र नहीं, नंबर वन। राइट। नंबर टू, साफ साफ कह रहे कि अरे नेटो भाई आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो। और तीसरी बात है, चाइना के हाँ। खिलाफ लेने की दम नहीं है उनमें। हाँ। वो नेटो को कह रहे कि आप चाइना के ऊपर समर्थन दो तो हम चीन के ऊपर लगाएंगे, यानी स्टैंड अलोन उनकी फटती है चाइना के ऊपर हाँ। सैंक्शन या टैरिफ लगाने। ये सब साफ लेटर में सामने आ रहे हैं, और इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट था जिसको उन्होंने थप्पड़ हम्म। लेफ्ट राइट मारा ताकि पुतिन आ जाए यूक्रेन अपना हम्म। अलास्का में। पर आने के बाद क्या हम्म। हुआ, उसने जो करना है कह दिया, और ये लेटर में लिखा उसने 7,000 जान पिछले हफ्ते यस। गए गए, 7,000। हाँ। तो उसकी टोटल हाँ। फेलियर हो गई ये डिप्लोमेसी बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन। हम्म। तो अब 25% का क्या एक्सक्यूज रहा है, जब साफ दिख रहा करेक्ट। है कि बिगेस्ट परचेसर चाइना है, उसमें नेटो की देश भी है और फलाना फलाना। तो अब ये इंडिया का 25% का अभी कोई क्या कहते हैं, सचमुच में इंडिया के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं था। वो खाली हम्म। उनको देखना था कि किसको मैं दबाऊं तो पुतिन एक फ्लाइट पकड़ के आएंगे। करेक्ट। मैं कहा अच्छा आना है तो मैं आ जाता हूं, मगर मैं करना है जो करता रहूंगा मैं। तो हम्म। इसीलिए उनको बहुत बड़ा नोस कट हुआ है ना इस रशिया यूक्रेन मैटर से, और इसलिए हम्म। इंडिया के खिलाफ उन्हें अपना टोन इसके अलावा सॉफ्टन करते जा रहे हैं ना। सडनली प्राइम मिनिस्टर को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम्म। ट्रेड टॉक्स चल रही है ठीक तरह से, हम्म। राइट। आई मीन वो नवारो एक अभी भी कुछ करते भोगते रहते हैं, उसको छोड़िए, ये सब उनका हम्म। टैक्टिक है। ठीक है, मेरे और भी हम्म। एक आर्टिकल लिखा था मैंने कि मैं मिस्टर हम्म। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नहीं, उन आंखों से नहीं देखता हूं, मैं उनको चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका के तौर पर देखता यूएस के सीबीओ हूं। हैं वो। वो सब उनको बिजनेस की डील है, ओके। और हाँ। ये खाली ये मत सोचिए कि मैं खाली उनकी पर्सनल वेल्थ की बात कर रहा हूँ, वो तो है उनके पास, बिटकॉइन के तरफ पाकिस्तान के जो इसने किया उसकी पर्सनल वेल्थ भी बहुत बढ़ गई है, आर्टिकल्स आए, और उसको छोड़ेंगे। इवन एज अ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका, टैरिफ हम्म। उनको क्यों लगाना था, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, तो इसलिए उनको वो इनकम हम्म। लाना जरूरी था, राइट। तो वो जो भी करते हैं वो उस बिजनेस मेंटालिटी, बिजनेस का मेंटालिटी क्या होता है कि मुझे अल्टीमेटली डील को विन करना है। हम्म। सेकेंड इज बिजनेसमैन को कोई मेमोरी नहीं होता है, कहीं नो परमानेंट एनिमीज नो परमानेंट फ्रेंड्स। मुझे काम हम्म। करवाना है, काम होना है, उसके लिए जो भी करना है मैं करूंगा। तो इनकी पूरी डीलिंग्स में, आई मीन पीपल कहते हैं टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, तो एक्चुअली इट्स जस्ट अ मीम, इट्स अ वर्ड, बट एक्चुअली वो पहले ही मान चुके हैं कि मेरी जो फाइनल आउटकम चाहिए मुझे वो कुछ अलग है, मगर मैं डिमांड बहुत आउटरेजस करूंगा ताकि वो आउटकम आ जाए। मगर सब लोगों को लगता है कि वो उन्होंने चिकन आउट कर दिया, 150% टैरिफ बोला और 50 पे सेटल हो गया कि समझो कि 100% गिव अप कर दिया। नहीं, वो कह रहे हैं कि अरे 0 से 50 हो गया ना, वही मेरी इच्छा थी। तो क्या कहता हूं ना, अगर आप उसकी बात करते, ये सब भी देखिए जगह क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, नेटो से वो समर्थन हटाने के लिए, क्योंकि करेक्ट। ये
पॉसिबल कंडीशन है। नाटो कैन नॉट स्टॉप बाइंग फ्रॉम, अरे ये ऑयल की बात कर रही है, अरे गैस में यूरोप गैस का पाइपलाइन लगा है अंडरग्राउंड में। विंटर का सीजन अभी सामने आने वाला है, 2 महीने में विंटर है। वो बिना रशियन गैस के, अरे उधर लोग घर में बैठे बैठे मर जाएंगे अगर दे आर नॉट एबल टू हीट देयर होम्स। तो yes. ये नाटो के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो करे तो मैं भी साथ करूंगा, क्योंकि अलग उनका चेनाब के ऊपर कोई कार्रवाई लेने के लिए उनका दम नहीं है। साफ साफ दिख रहा है ना इसमें। करेक्ट। तो अब इसमें पूरी चिट्ठी में इंडिया का नामो निशान नहीं है भैया। तो इंडिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मुझे लग रहा है ट्रम्प कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी। तो ये खैर बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और इस पर देखते हैं आगे क्या होता है, जो कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चीज हो रही है। सर एक क्वेश्चन और है लास्ट में। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि ओरेकल में उसने जो अपने रिजल्ट पेश किए उसके बाद स्टॉक में तूफानी तेजी, 40% स्टॉक भागा, और उसके जो सीईओ और फाउंडर थे वो दुनिया के कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए रिचेस्ट आदमी बन गए, इलान मस्क के पीछे छोड़ दिया। और अगले 4 साल की उन्होंने गाइडेंस दे दी कि $150 बिलियन का हम रेवेन्यू करेंगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब जबरदस्त हुआ है। तो उस पर हमारे इंडिया में अखबारों ने बहुत आर्टिकल लिखे। एक हेडलाइन मुझे बड़ी कैची लगी, इफ यू वांट टू कमेंट, कि Oracle is buying future and our companies Infosys is buying past। ये बहुत ही कैची हेडलाइन बिजनेस लाइन ने आज लिखी। क्या कहना चाहते हैं ये लोग यहाँ पे? नहीं देखिए, ये क्या है कि ना, ओरेकल का जो प्राइस राइज है वो खाली एआई के कारण है, राइट। उन्होंने एआई के जो बाइंग द फ्यूचर है वो एआई की ओर अपने बिजनेस मॉडल को बदल के उसके ऊपर वो काम करवा रही है और बता रही है उसकी आउटलुक। हमारे लोग ना बहुत कंजर्वेटिव है, वो अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। वेरएस अमेरिकन जो लोग हैं वो प्रॉमिस आउटरेजेस करते हैं, उसके बाद होगा ना होगा बाद में देखा जाए। ये एक ह्यूमन कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है हमारा। जो नारायण मूर्ति लीजिए, नंदन नीलेकणी लीजिए, सॉफ्ट स्पोकन है, वो कभी जाके भयंकर ये वाले अनाउंसमेंट करके नहीं करते, काम करते हैं उसके बाद वो दिखता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इंडियन कल्चर की बात मैं कहूंगा, राइट। हमारी जो बेसिस है, हम ज्यादातर हमारे भी यहाँ पर एक्सेप्शन है, मानना है, मगर बाकी तो देखिए, कोई भी लीजिए, अंबानी लीजिए, अदानी लीजिए, जो भी बात करते हैं ना, एक बहुत हम्बल तरीके से, एक ये तरीके से, मगर काम करते हैं, अग्रेसिव काम करते हैं, राइट। तो मेरा मानना है कि आईटी में भी ऐसे नहीं कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एआई के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, मगर उसका बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट करके एक्सपेक्टेशन को नहीं बढ़ा रही है, वो कैलकुलेटेड है। और ये समझना कि वो अनअवेयर है एआई की बात और पास हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं, ये बहुत गलत सोच। ये कंपनियां हैव सीन मल्टीपल क्राइसिस, Y2K को देखा है, 2008 का क्राइसिस देखा है, सब चीजों को देखकर आगे बढ़ी है, और उनके पास कैश बैलेंसेस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बायबैक भी कर रही है। तो एआई में सपोज दे आर वर्किंग ऑन एन एक्विजिशन, समझिए, तो फर्स्ट एक्सचेंजेस के माफिक उनको उसके बारे में बताने की परमिशन नहीं है, क्योंकि दे कैन नॉट टॉक अबाउट अ डील अंटिल इट इज डन, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है ना। तो इनके पास अगर कोई कंपनी रिलेटेड कंपनी खरीद रहे हैं, वो खरीदने के बाद ही वो आके सामने दिखेगा। वो ये नहीं बताएंगे मैं एक्विजिशन के लिए ढूंढ रहा हूं एआई में, मेरे पास 10,000 करोड़ का कैश है, ये हमारी स्टाइल नहीं है। मगर मान लीजिए मुझसे कि ये सब कंपनियां पूरे वर्ल्ड में छान मार रही है कि कौन सी एआई कंपनी को हम मर्ज करें, अक्वायर करें और फास्ट ट्रैक करें एआई की अप्रोच। हमें इनको एक, ये पुरानी जो कंपनियां हैं ये नए मॉडल में सरवाइव नहीं करेंगे करके इनको देखना डालना बहुत गलत है। मगर सैड थिंग इज कि मार्केट ऐसी सोच रही है, और मैं कॉन्ट्राडिक्ट हूं इस पर। मार्केट मेरी सोच से और मार्केट की सोच में जरूर मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा, ओके। मगर मैं कह रहा हूँ कि पास्ट हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसी कंपनियां नहीं है, दे हैव सर्वाइव्ड द टफेस्ट ऑफ टाइम्स, और इस चीज को भी वो आगे लेकर बढ़ेंगे।
तो मैं ऐसी हेडलाइंस तो न्यूज़पेपर वालों के काम है कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस छपवाने की, क्योंकि नो न्यूज़ सेल्स लाइक बैड न्यूज़। यस। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, बहुत ये एकदम सही पर्सपेक्टिव, और ये सर्विस कंपनी है, इनको डायरेक्टली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना भी ठीक नहीं है। वो प्रोडक्ट कंपनी है, ये सर्विस कंपनी है, डिफरेंट लेवल पे काम करती है ये। तो कुल मिला के नतीजा ये निकला सर कि अगला हफ्ता सिन स्टॉक्स पर नजर रखनी है, और चारों तरफ माहौल अच्छा है, इसलिए ये होप रखनी चाहिए कि नेक्स्ट वीक और बढ़िया होगा। करेक्ट। ओके, वही मेरा तो नेक्स्ट वीक अच्छा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत दिनों बाद 25,000 के ऊपर गए, और एफआई का रुख भी थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। लास्ट वीक का डेटा ये साफ साफ बता रहा है। तो नजर बनी रहेगी, और 17 सितंबर की रात में 11 बजे के आसपास फेड अपने रेट कट का अनाउंसमेंट करेगा, जिसको हम सुबह 18 तारीख को डिस्काउंट करेंगे। 25 बेसिस पॉइंट लार्जली डिस्काउंटेड है, 50 हो जाएगा तो बोनस पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। ये उस अगले हफ्ते की बड़ी खबर है। उसके आगे पीछे क्या होगा, इस सब का लेखा जोखा हम लोग वीकेंड वाले शो में करेंगे। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए। और आपको 3 चीयर्स सर, आपका आईटी चल रहा है और आपका पीएसयू बैंक चल रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार आपने व्यू हमेशा दिए हैं।